लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन दिए थे, विच कॉम्प्लेक्स आयन विल लूज इट्स क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। आई होप ये क्वेश्चन आप बना लिए हो। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये ए होगा। क्या करना था, कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल सा काम था कि हम बताए थे जब भी कंपैरिजन करना तो आप मैग्नीट्यूड को केवल कंपैरिजन करेंगे, मैग्नीट्यूड को, यानी कि जब Fe3 होल थ्राइस 2 प्लस है तो ये आपको दिखलाई दे रहा होगा कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो वहां पर आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालेंगे एक बार। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो पेयरिंग हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, पेयरिंग हो जाएगा तो हमें ऐसा लगता है कि ये T2G वाले में ही रह जाएगा। और फिर जब Fe3 प्लस हो जाएगा तब भी Fe का और इलेक्ट्रॉन घटेगा और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी रह जाएगा। तो भी वहां पर हमें ऐसा लग रहा है अगर उस वाले में केवल T2G पे होगा तो इस वाले में भी T2G में होगा। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा जब T2G पे ही रह जाएगा दोनों केस पे, तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स T2G में भी कम हो जाएंगे तो मल्टीप्लाई वाला फैक्टर जो है कम पड़ जाएगा। जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी था और T2G के लिए कितना था, -0.4 डेल्टा नॉट वाले से मल्टीप्लाई होगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ज्यादा, यानी 2 प्लस वाले में ही ज्यादा आएगा, बाद में कम आ जाएगा मैग्नीट्यूड। हाँ, जब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालना होगा तो आप विथ साइन लिखेंगे, लेकिन जब कंपैरिजन करना होगा तो आप हमेशा उस केस में मैग्नीट्यूड को कंपैरिजन करेंगे। तो मेरे भाई ये सारे केसेस में जब तुम निकालोगे तो हमें ऐसा लगता है कि इसी में घटेगा पहले वाले में, बाकी मतलब सब। सर ये हाँ मतलब कैसे डिसाइड कर रहे हैं? हाँ, अब तुम कैसे डिसाइड करो, अच्छा पूरा बताना पड़ेगा मतलब। चलो मैं एक इसमें से ऑप्शन को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, एक ऑप्शन को एक्सप्लेन कर देते हैं क्या हम कहना चाहते हैं। बाकी देखो, पहला ही हम जानबूझ करके पहला ही ऑप्शन को दे दिए थे ताकि आप जब चेकिंग करेंगे ऐसे केसेस में जब ऑप्शंस को चेक होना करना होता है जेई को, तो पहला ही ऑप्शन को करेक्ट दे देता है। जनरली जनरली ऐसा मस्ट नहीं है, लेकिन ये जनरली, इसलिए हम भी आपको फर्स्ट ऑप्शन ही दिए कि आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो बेटा जब देखो Fe2 प्लस है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 हो जाएगा। और मेरे पास सिंस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये सारा के सारा T2G6 हो जाएगा, सारा के सारा T2G में चला जाएगा। तो इस केस पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जब तुम निकालोगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स है और सारे के सारे 0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, तो ये -2.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। लेकिन यहीं पर Fe3 प्लस अगर कर दे तो यहाँ पे ये 3d5 हो जाएगा और लिगेंड थोड़ी ना चेंज किए है, तो लिगेंड तो आज भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही होगा, लिगेंड तो आज भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। तो यहाँ पर T2G5 होगा। तो यहाँ पर जब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालोगे तो यहाँ पे 5 इंटू -0.4 डेल्टा नॉट, ये सॉल्व करने पर 2 डेल्टा नॉट आएगा। फिर से हम बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड केवल कंपैरिजन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है। इसी तरीके से आप जिंक का निकालेंगे यहाँ पर तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे घटने की बजाय बढ़ने लग जाएगा। तो इसी तरीके से सब में निकाल के चेक करना पड़ेगा, आप घर में चेक करेंगे। जिंक यहाँ पे 2 प्लस है, फिर जिंक 3 प्लस में देखेंगे साथ साइमल्टेनियसली, फिर इसी तरीके से निकल 2 प्लस है, निकल 3 प्लस में देखेंगे, कोबाल्ट का 2 प्लस है, कोबाल्ट 3 प्लस में देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन जो होंगे वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। फिर से बोल रहे हैं जब कंपैरिजन करना होगा तो केवल मैग्नीट्यूड को कंपैरिजन करिएगा, और जब आपको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालना होगा तो उस टाइम पे आप पूरा वैल्यूज को निकाल के विथ साइन लिखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम तुम्हें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग सिखा रहे थे कि रिपल्शन की वजह से क्या हो जाता है, कुछ रिपल्सिव फोर्स लगने लग जाता है लिगेंड के बीच में, और डी ऑर्बिटल जो पहले से ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं तो उसमें जब इलेक्ट्रॉन्स वापस लिगेंड लाके देता है तो वहां पे रिपल्शन क्रिएट हो रहा था।
जिससे स्प्लिटिंग हो जा रहा था। और हम देखे थे कि आपका ऑक्टाहेड्रल वाले में 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया था, 3 और 5 T2G और EG में कर दिया था। हाँ, आपको ऑक्टाहेड्रल वाला ही पढ़ना है, लेकिन आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग टेट्राहेड्रल का भी जानना है और स्क्वायर प्लेनर का भी जानना है, जो कि हम बताने जा रहे हैं। तो डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, तुमको हम एक लाइन से बोलेंगे, तुमको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो, ये टेट्राहेड्रल का मतलब पहले से ही तुमको पता है, कोई भी एक प्लेन में नहीं होता, ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर ही है। जैसे जैसे ऑक्टाहेड्रल था ना, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आते थे वो एक्सिस के अलोंग आते थे। एक्सिस क्या है, एक्सिस के अलोंग आते थे क्योंकि उसमें जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व थे एक्सियल वाले थे इन्वॉल्व। लेकिन माय डियर Yes, sir. स्टूडेंट्स, यहाँ पर टेट्राहेड्रल वाले में नॉन प्लेनरिटी होता है, इसका शेप कुछ ऐसा होता है। तो ये कोई भी तुमको एक एक्सिस के अलोंग नहीं दिखाई देगा, नॉन प्लेनर, और ये नॉन एक्सियल भी होता है। वैसे तो ऑक्टाहेड्रल भी नॉन एक्सियल होता है, सॉरी नॉन प्लेनर होता है, लेकिन उसमें एक्सियल होते हैं सारे, जो उसके Yes, sir. ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं वो एक्सियल होते हैं, टेट्राहेड्रल वाले में नॉन एक्सियल है। तो माय डियर स्टूडेंट, हमको बस एक लाइन तुमसे सुनना चाहते हैं कि इसमें बताओ, एक्सियल वाला डी ऑर्बिटल्स ज्यादा रिपेल खाएगा या नॉन एक्सियल वाला ज्यादा खाएगा? एक्सीएल वाला ज्यादा खाएगा, क्यों? क्योंकि सर एक्सीएल से ही तो बॉन्ड बनता है, तो इसलिए वहां पे ज्यादा रिपल्सन खाएगा ना। सवाल ये है, आप फिर से सुनिएगा मेरी बातों। जैसे हम लोग लास्ट क्लास में जो हम बात किए थे आपके सामने में, और डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, वापिस हम दिखाना चाहेंगे आपको। तो मेरे भाई, हम देखे थे कि लिगेंड्स जो आ रहा है, लिगेंड्स जो आ रहा है इस डायरेक्शन से सारे आ रहे हैं, लिगेंड्स सारे इस डायरेक्शन Yes, से sir. आ रहे हैं। मतलब जिधर जो जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व था ओवरलैपिंग में, तो इसमें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर इन्वॉल्व था। डी Yes, का sir. कौन कौन इन्वॉल्व था हाइब्रिडाइजेशन में? एक्स डी स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर स्क्वायर डी माइनस जेड वाई स्क्वायर स्क्वायर। और डी जेड स्क्वायर। तो मेरे भाई, जब लिगेंड्स भी आ रहा था तो उसी के अलॉन्ग आएगा, जाहिर सी बात है, वही हाइब्रिड ऑर्बिटल पे ही आता Yes, है, वहां पर तो हाइब्रिड yes, ऑर्बिटल sir. पे ही आता है। तो मेरे भाई, वो हाइब्रिड Yes, sir. ऑर्बिटल भी उसी के अलॉन्ग हो गया, लिगेंड्स के अलॉन्ग ही हो गया। Yes, sir. ऑब्वियस ही बात है, Yes, sir. लिगेंड तो हाइब्रिड ऑर्बिटल पे ही ला कर देगा। मेरे भाई, Yes, यहाँ sir. पर भी टेट्राहेड्रल वाले में भी वो तो हाइब्रिड ऑर्बिटल पे ही लाके देगा। तो यहाँ पर कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल पे लाके देगा? sp3 ऑर्बिटल पे लाएगा। और मेरे भाई, डी वाला कहाँ मिलेगा? तो तुम बोलोगे सर डी वाला सर तो ऐसा होता है, एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, एक होता है सर डी एक्स जेड, एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर होता है। ये 5 डी square. ऑर्बिटल है, और हमको डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग देखना है। मेरे भाई, लिगेंड आएगा तो ये sp3 ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन पेयर लाके देगा। तो मेरे भाई, ये sp3 नॉन एक्सियल है, ये अलोंग द एक्सिस नहीं होता है। और जब ये अलोंग द एक्सिस नहीं होता है मेरे भाई, इसका मतलब एक्सियल वाले के अलोंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहा है लिगेंड लेकर के, एक्सियल वाला के अलोंग नहीं आ Yes, रहा sir. है, तो इसका मतलब एक्सियल Yes, वाला sir. कम रिपल्शन खाएगा। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वहां पे क्या था, वहां पे पहले ही से हाइब्रिड ऑर्बिटल जो था डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन्वॉल्व था, और लिगेंड भी उधर ही से आएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल पे आएगा, उसमें रिपल्शन Yes, ज्यादा sir. हो गया था एक्सियल वाले में। तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या केस है, आई होप आपको बातें समझ में आ गई। तो मेरे भाई, इस बार जो नॉन एक्सियल वाला डी ऑर्बिटल्स है, नॉन एक्सियल वाला जो डी ऑर्बिटल्स है, वो ज्यादा रिपेल खाएंगे, वो ज्यादा रिपल खाएगा माय डियर स्टूडेंट। तो इसको हम ऐसे स्प्लिट कर रहे हैं, यहाँ पर ज्यादा एनर्जी हो जाएगा नॉन एक्सियल वाले का, सॉरी, हाँ, ज्यादा हो जाएगा एनर्जी नॉन एक्सियल वाले का, और एक्सियल वाले का कम हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला को ईटी तो इवेनली डीजेनरेट, और इसको ट्रिपली डीजेनरेट, T2G 3 वाले को ट्रिपली डीजेनरेट बोलेंगे, EG 2 वाले को इवेनली डीजेनरेट कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इसमें हम लोग लिख देते हैं ऑर्बिटल्स कौन कौन से होंगे। तो ये डी, वाई जेड,
डी एक्स जेड होंगे और यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर होगा। तो मेरे भाई ये जो स्प्लिटिंग हुआ ये टेट्राहेड्रल में, बस ध्यान में रखना है कि उल्टा हो जाता है ऑक्टाहेड्रल का। क्यों होता है ये सारी चीजें आपको बता दी गई। हाँ, ये डेल्टा टी कितना होता है ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में, ये अभी थोड़ी देर के बाद बताएंगे आपको। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर प्लेनर में डी ऑर्बिटल का कैसे स्प्लिटिंग। तो मेरे भाई स्क्वायर प्लेनर में कौन कौन से ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्व होता है। तो इसका पहले तो हाइब्रिडाइजेशन देखो dsp2, इसमें हम डी वाला केवल हाइब्रिड ऑर्बिटल का बात करेंगे। कौन सा इन्वॉल्व होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई। मेरे भाई ये एक्सियल है कि नहीं। तो इस बार बेटा अपना एक्सियल वाला में दो ठो होता था, एक डीजेड स्क्वायर भी होता था, डीजेड स्क्वायर भी होता था, लेकिन इस बार डीजेड स्क्वायर नहीं है। यानी कि मेरे पास में जो ऑर्बिटल्स है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये सारे डी होते थे। जिसमें से इस वाले में डी कौन सा इन्वॉल्व है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमको सच सच बताना मेरे भाई, ये पांचों डी ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा रिपल्शन किसको लगेगा। सबसे ज्यादा तो यही ना, इसी में लगेगा, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स डी। ये कौन सा है? अच्छा से सोच के बताओ, सही से लॉजिकली मतलब क्या सोच के पूछ जवाब। हम पूछ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं सर? जैसे यहाँ पे हम क्या रीजन दिए, हम बोले ना यहाँ पे ये sp3 ये अलोंग द एक्सिस नहीं मिलेगा sp3, और लिगेंड तो इलेक्ट्रॉन जो ला करके देता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल पे ला के देता है। ठीक यस है, सर। तो मेरे भाई ये हाइब्रिड ऑर्बिटल नॉन प्लेनर था इसका, और नॉन प्लेनर था तो मेरे भाई नॉन प्लेनर था तो नॉन प्लेनर वाले में ज्यादा रिपल्शन लग गया क्योंकि उधर से डायरेक्शन में आएगा। वहीं जो आपका जो नॉन प्लेनर वाला से बाहर है यानी कि अलोंग द एक्सिस है, उस पे कम रिपल्शन हो गया, तो कम हो गया तो उसका एनर्जी घट गया, उसका एनर्जी बढ़ गया। मेरे भाई यहाँ पे डी ऑर्बिटल जैसे है, इस पे हाइब्रिडाइजेशन में डी कौन सा इन्वॉल्व है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर। स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब लिगेंड जो आएगा वो किस में लाके देगा, यही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा, dsp2 यस में। सर। तो मेरे भाई जब इस पे हाँ, ला के देगा तो सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन से डी ऑर्बिटल को मिलेगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में। यस, यही लाइन हम सुनना चाहते थे कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को सबसे ज्यादा रिपल्शन मिलेगा, क्योंकि इसमें जो इन्वॉल्व होगा उसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन आएगा और उस पे डी वाला ही है साथ में, तो वही वाला जिसके अलोंग आ रहा है सबसे ज्यादा रिपेल खाएगा। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे पहले तो हम एक्सियल और नॉन एक्सियल पे बात करते हैं। सिंस स्क्वायर प्लेनर भी तुम्हारा एक्सियल के जैसा ही है, कैसे एक्सियल के जैसा, यहाँ पर एस और पी एक्स और पी वाई होता है, जो कि ऑलरेडी लिखवा चुके हैं, ये ऑलरेडी लिखवा चुके हैं। तो मेरे भाई ये अलोंग द यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स होंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो तुम एक्सियल और नॉन एक्सियल में डिवाइड करो। एक्सियल वाला इस बार ज्यादा रिपल्शन खाता हुआ दिखाई देगा। इस बार नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक्सियल वाला ज्यादा रिपल्शन खाएगा। ये वाला जो dsp2 है ये एक्स वाई प्लेन में आता है, तुम देख लो यहाँ पर जो p का इन्वॉल्वमेंट था वो px और py था, तो एक्स वाई प्लेन में आएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे अभी तो तुमको हम दिखला दिए, तुम समझ गए होंगे कैसे बांटे हैं सर। मेरे भाई यहाँ पे जो बांटे हैं डी एक्स अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, और मेरे भाई यहाँ पे डी एक्स वाई होगा, डी वाई जेड होगा और डी एक्स जेड होगा। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे अगला बात अभी कंप्लीट नहीं एक्सप्लेन की, अभी बस केवल हम ये एक्सियल और नॉन एक्सियल में डिवाइड की। अब सुनो, जब ऑर्बिटल्स आएगा तो एक्स वाई प्लेन में मेरा स्क्वायर प्लेनर पड़ा हुआ है, स्क्वायर प्लेनर मेरा एक्स वाई प्लेन में है, तो जो जो डी ऑर्बिटल्स एक्स वाई प्लेन में आएगा वो बहुत ज्यादा रिपल्शन खाएगा। जो जो डी ऑर्बिटल एक्स वाई प्लेन में आएगा वो ज्यादा रिपल्शन खाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे दिख रहा है कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बहुत ज्यादा रिपल्शन खाने वाला है, और डी जेड स्क्वायर को कम पड़ेगा रिपल्शन। क्यों कम पड़ेगा, क्योंकि मेरे भाई इसके अलोंग थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन आ रहा है जेड एक्सिस के अलोंग, कहाँ पे आ रहा है एक्स वाई प्लेन में।
मेरे भाई ये जो dxy है ये भी xy प्लेन में है, ठीक है, थोड़ा कम होगा मानते, इसके अलोंग ही एकदम डायरेक्टली आ रहा है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में सीधा टक्कर मार रहा है, लेकिन xy प्लेन में dxy भी तो दिखाई देगा, और ड्यू टू दिस dxy में थोड़ा सा रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा मेरे भाई बाकी डी के कॉम्पेरेटिवली, बाकी डी के कॉम्पेरेटिवली। ये बहुत मजेदार बात है मेरे भाई, आई होप आपको बातें समझ में आ गया होगा कि एक्स वाई प्लेन में स्क्वायर प्लेनर होता है, ये फिक्स है कि स्क्वायर प्लेनर एक्स वाई प्लेन में ही होगा, क्योंकि जो ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है वो मैटर करता है। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन था मेरे भाई, ये पूरा स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा आपको दिखाई दिया होगा, इसमें सब बहुत गंदा टाइप से स्प्लिटिंग हुआ, यस। तो मेरे भाई इतना आपको ध्यान पे रखना है, हल्का हल्का बात, लॉजिकल है पूरा पूरा, कहीं से भी कोई रटने वाली बात नहीं है, 100% लॉजिकल है, तो आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, इस तरीके से स्प्लिटिंग होता है। हाँ, अब कितना वैल्यू होगा स्क्वायर प्लेनर का या ऑक्टाहेड्रल के कॉम्पैरेटिवली कौन ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा स्क्वायर प्लेनर होता है कि सबसे ज्यादा टेट्राहेड्रल होता है या सबसे ज्यादा ऑक्टाहेड्रल होता है, तो ये सारी बातों को जानने के लिए जमे रहे बोर्ड पर। हाँ, अब हम लोग देखेंगे मेरे भाई, हाँ, अब यही सब जानने के लिए हम लोग फैक्टर्स को देखना पड़ेगा, कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे किसका ज्यादा होगा। तो मेरे भाई ये जो डेल्टा का वैल्यू, केवल डेल्टा बोल रहे हैं, जो स्प्लिटिंग एनर्जी है, गैपिंग जो एनर्जी का है, तो किसका सबसे ज्यादा होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा, ब्रैकेट में लिखे ना, डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग, डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा। और इसी की वजह से क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में भी फर्क करेगा, जितना ज्यादा गैपिंग आएगा उतना फर्क पड़ेगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में। तो कौन कौन सा फैक्टर्स है, ये महा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई, इसके ऊपर में 10,000 बार वीबीआई मान लेना। फिर से एनसीईआरटी बुक में बहुत सीक्वेंशियली नहीं बात किया जाता है, ठीक है, वो लिखता सबको है, अगर साइमल्टेनियसली दो फैक्टर्स आने लग जाता है तो वो फेल, आप रूल को फ्लॉप कर जाएगा, इसलिए जिस सीक्वेंस में लिखेंगे वो सीक्वेंस बिल्कुल सही है। बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस हमने ये सीक्वेंस को बनाया है, सोचा है कि कौन पहले आएगा, जैसे कार्बोकैटायन पे स्टेबिलिटी पढ़ते थे, तो सबसे ऊपर एरोमेटिक ही हो सकता है, इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी सबसे जो मोस्ट होगा वो फैक्टर नंबर 1, आपको भी लगेगा कि हाँ सर यही एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं मेरे भाई। नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल, ये सेंट्रल मेटल का नेचर पर डिसाइड करना पड़ेगा, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल। तो नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल में अगर देखा जाए तो इसका ऑर्डर क्या आएगा डेल्टा का, पहले लिख लो फिर समझेंगे एक एक करके। ऑर्डर ऑफ डेल्टा जो होता है मेरे भाई 3D सीरीज, फिर 4D का, और फिर 5D सीरीज। 5D सीरीज सबसे ज्यादा जो एनर्जी होगा मेरे भाई 5D वाले केस में होगा, फिर 4D में होगा, फिर 3D वाले में होगा, सबसे ज्यादा 5D पे हो जाएगा, यानी कि स्प्लिटिंग का जो ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग 5D सीरीज पे हो जाएगा, ये हम बोलना चाह रहे हैं। क्यों बोलना चाहते हैं, ये सारी बातों का आपको पता चलेगा धीरे। अब जब ये बात समझ में आ गया ना मेरे, तो तुमको इसका एक एक्सप्लेनेशन पीछे वाला पहले देना चाहते, तुमको अगर क्या देना चाहते हो, लास्ट क्लास में मेरे भाई हम एक बात लिखवाते थे कि अगर सेंट्रल मेटल बिलोंग करेगा 3D सीरीज के अलावा, यानी 4D सीरीज या 5D सीरीज का, तो मेरे भाई वैसे केसेस में पेयरिंग हमेशा होता है ना, पेयरिंग ऑलवेज टेक्स प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ लिगेंड। कब, जब सेंट्रल मेटल बिलोंग करेगा 4D से या 5D से। देखो तो क्यों ऐसा होता था, क्योंकि डेल्टा बहुत ज्यादा ऊपर ले जाना पड़ता, तो उतना ज्यादा एनर्जी अवेलेबल नहीं हो पाता है, दैट्स वाई वो पेयरिंग कर लेता है, तो वहां पे अपना कोई झंझट ही नहीं था मेरे, ठीक है। तो ये एक बात, तो ये नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल में। हाँ, तुम्हारे सामने में एक एग्जांपल हम पुट करने जा रहे हैं, तुम्हारे सामने में हम एक एग्जांपल पुट करेंगे यहाँ पर, जैसे NiCl4, ठीक है, ये निकल का फैमिली का लिखेंगे हम, निकल के नीचे आपका प्लेडियम होता है और प्लेडियम के नीचे आपका प्लेटिनम होता है,
PtCl4 2 माइनस, सबके ऊपर +2 चार्ज है। आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 3D सीरीज का मेटल है, ये 4D सीरीज का है और ये 5D सीरीज का है। ये है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल। सेकेंड नंबर अगर बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, हमको एक बात सच सच बताना मेरे। अच्छा रुक जाओ, उसके बाद तुम लोग बताना, थोड़ा सा हमें लिखने दो, फिर हम बात पूछेंगे। तो ये पहला, अगर नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल, यानी अगर सेंट्रल मेटल बाई चांस तुमको सारे के सारे 3D सीरीज के मिल गए या सारे के सारे 4D सीरीज के मिल गए, तो ये पहला वाला रूल फ्लॉप कर जाएगा। पहला वाला रूल फ्लॉप कर जाएगा, तुमको फिर क्या लगाएंगे? तो मेरे भाई वैसे केसेस पे स्क्वायर प्लेनर का सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होता है, फिर ऑक्टाहेड्रल का, और सबसे कम टेट्राहेड्रल का होता है। सवाल ये है, इसका रीजन ये है क्यों ऐसा क्या होता है और क्यों किसी में ज्यादा हो रहा है। तो मेरे में तुमको दिख गया हुआ स्प्लिटिंग, पहले तो ऑक्टाहेड्रल जैसा हुआ ही था स्क्वायर प्लेनर, और स्क्वायर प्लेनर में फर्दर उस पर और स्प्लिटिंग हुआ है मेरे भाई। अचानक से केवल डी पे आके सीधा स्ट्राइक मार रहा है, तो स्क्वायर प्लेनर में सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग हो जाता है, यानी कि बार बार स्प्लिट कर जाने से एनर्जी गैपिंग बहुत ज्यादा बढ़े। ऑक्टाहेड्रल ऑब्वियस ही बात है, टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कम होता है ना, क्या है कि इस पे बड़ा डिफरेंस है मेरे भाई, प्लेनर नॉन प्लेनर वाला जो ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट है, ये sp3 है, इसमें कोई डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट नहीं, जो डायरेक्टली डी को स्ट्राइक ही नहीं कर रहा है, तो रिपल्सिव फोर्स कम है बेटा। तो रिपल्सिव फोर्स कम होने की वजह से टेट्राहेड्रल में सबसे लेस स्प्लिटिंग हो जाता है और स्क्वायर प्लेनर में सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग हो जाता है। यानी कि जब देखा जाता है पूरा एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे तो दिख रहा है वैसे, और भी जब एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है तो सबसे ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस स्क्वायर प्लेनर पे आ जाता है। अब यहाँ पे सुनो, कितना कितना वैल्यूज होता है, यानी कि हम लोग एक कंपैरिजन करते हैं। डेल्टा टेट्राहेड्रल जो होता है ये 4/9 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, कहीं पर ये पॉइंट पे लिखा आ जाए तो कंफ्यूज मत कर जाना, 4/9 को तुम पॉइंट में भी लिख सकते हो। और माय डियर स्टूडेंट, जो स्क्वायर प्लेनर में होगा वो ऑक्टाहेड्रल का 4/3 टाइम्स। तुम कहोगे हाँ सर ये 1 से बड़ा आ रहा है, ये 1 से छोटा आ रहा है। यस, ये वैल्यूज देखा जाता है, यानी एक्सपेरिमेंटली पता लगाया जाता है, इतना आता है, और हम लोग लॉजिकली भी समझ रहे हैं। तो ये नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, पहला नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल देखेंगे, फिर दूसरा नंबर पे नेचर ऑफ इस कॉम्प्लेक्स देखेंगे, यानी आपको हाइब्रिडाइजेशन चेक करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के रूप में हम तुम्हें दिखाना चाहते हैं NiCN4, ये ऑलरेडी एग्जाम्पल हम लोग क्लास में किए हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। CN4 2 माइनस NiNH3 होल 6 2 प्लस NiCl4, ये सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी क्लास में डिस्कशन किए हैं। तो यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है बेटा, यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है 3D8 है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आएगा, और ये ऑक्टाहेड्रल ये क्लियरली, वैसे भी अगर मान लो कि तुम हाइब्रिडाइजेशन नहीं भी निकालते तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देख करके तुम खुले में बता सकते थे कि ऑक्टाहेड्रल होगा। मेरे भाई तुम यहाँ पर निकालोगे तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आ जाएगा। ये स्क्वायर प्लेनर है, SQP का मतलब स्क्वायर प्लेनर है, और यहाँ पे जब निकालोगे तो sp3 आ जाएगा, टेट्राहेड्रल आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है मेरे भाई, स्क्वायर प्लेनर का स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा हो, यानी एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, फिर आपका ऑक्टाहेड्रल का होगा, और फिर उसके बाद टेट्राहेड्रल का होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बात करने जा रहे हैं मेरे भाई, आगे। तो हम ना तुमको यहाँ पर से एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन बना रहे हैं, जो कि अभी तक जेई में आया नहीं, लेकिन हो सकता है आ जाए। बहुत ज्यादा चांसेस तो हम नहीं बोल सकते कि आ ही जाएगा वाला, या 99%, मतलब 60% मान सकते हो कि जिस टाइप का इंटीजर टाइप क्वेश्चन आज के डेट पे आ रहा है, तो उस टाइम में बोल सकते हो कि 60% 70% चांसेस है जो क्वेश्चन दे रहे हैं कि आ सकता है इस टाइप का। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ आपको आसान लगेगा। इफ डेल्टा फॉर, आराम से बनाना, ये कॉम्प्लेक्स है COCl6 3 माइनस इज 18,000
हाँ, यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस तुमको अगर सेंटीमीटर इनवर्स में क्यों लिख रहे हो, इसका एक्सप्लेनेशन हम देंगे। लैम्डा से रिलेट होगा, hc बाई लैम्डा वाले से, यानी कि हम वेवलेंथ के टर्म में बात कर रहे हैं। एनर्जी जो होता है वेवलेंथ के टर्म, देन डिटरमिन, ठीक है। यूनिट पे आप नहीं जाएंगे, एनर्जी है, हो सकता है वो कंफ्यूजन हो जाए। COCl4, COCl4 एक -1, जल्दी से निकाले मेरे में कि अगर डेल्टा COCl6 3 माइनस का इतना है तो आपको डेल्टा निकालना है COCl4 माइनस, कॉम्प्लेक्स है दोनों। थोड़ा जल्दी निकालिएगा, एकदम इजी क्वेश्चन। तो सिंस COCl6 3 माइनस ये ऑक्टाहेड्रल है, क्लियरली दिख गया होगा। और COCl4 माइनस का तुम हाइब्रिडाइजेशन निकालो, कोबाल्ट है, तो यहाँ पर तुम जब हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, तो ये टेट्राहेड्रल हो। यस सर, आ गया सर। आ गया ना? तो मेरे भाई इसका मतलब तुमको पूछ दिया गया है डेल्टा टेट्राहेड्रल का, और तुमको दे दिया गया है ऑक्टाहेड्रल वाले का। तो डेल्टा नॉट, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल आपको मालूम है 18,000, तो 9 2 18, तो यहाँ पर से डेल्टा टी जो आ जाएगा आपका 4 2 8, 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट में फर्क इसीलिए आ रहा है, एनर्जी का यूनिट नहीं है, hc बाई लैम्डा के टर्म में बताया जा रहा है, 1 बाई लैम्डा दिया जा रहा है hc लेकिन का। सर, हाँ सर यहाँ लेकिन CO पे तो +3 ही है, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होना चाहिए था। COCl6 है, यहाँ पे +3 है ऑक्सीडेशन नंबर, तो CO +3 यहाँ कोबाल्ट। पे भी तो +3 है। यहाँ पे कोबाल्ट का, एक सेकेंड माय डियर स्टूडेंट, यस तुम तो सही बोल रहे हो। वही तो। और कोबाल्ट का +2 होना चाहिए ना, +2 होना चाहिए। यस सर। +3 आ जा रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड हाँ हाइब्रिडाइजेशन चेक करने दो हमें। तो कोबाल्ट का अगर +3, तो कोबाल्ट मानो फिर कोई कोई मतलब 3D7 में जाता, तो 3D7 में से 3 निकालना है, तो 3D6 हो जाएगा। तो 3D6 है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड यस लिगेंड सर। है, तो sp3d2 आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। यस सर। ठीक है, ये आ गया। और COCl4 है, अगर यहाँ पे कोबाल्ट +3 में अगर आ रहा है, तो +3 के हिसाब से तुम सही कह रहे हो कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर तो यहाँ पे फिर 4 वाला नहीं होना चाहिए, 6 ही होना चाहिए। बात तो सही है बिल्कुल। 6 होना चाहिए। एक बस सेकंड, हमको हाइब्रिडाइजेशन चेक करने दो। आज तो कटिया। +3 है, तो यहाँ पर 3D6 हो जाएगा, 3D6 हो जाएगा। और मेरे पास में यस सर। वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं होगा। सर 2 मिनट सर, आवाज कट रहा। हाँ, COCl4 माइनस है। हेलो। हाँ, आवाज जा रही है? यस सर, जा रहा है। हाँ, ये COCl4 माइनस है। हाँ हाँ, यहाँ पे आपको डाउट आ रहा होगा सर, यहाँ पे इसका 3D6 में पहुंच गए हैं। सिंस ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो आ जाएगा sp3 ही तो आएगा। हाँ, अब तुम्हारा डाउट ये होगा कि सर आप तो लिखवाए थे कोबाल्ट +3 का कोऑर्डिनेशन नंबर यस 6 सर। होता है। यस, हम उसके पहले अगर तुम पॉइंट को एक और रीड करोगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल मे वेरी भी लिखवाए हो। तो अगर यस तुमको सर। ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन्ड है किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर दिख रहा है, तब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर हम लोग को सोचना होता कोबाल्ट 3+ का, तो हम लोग 6 सोचते। तुम्हारा सोच बिल्कुल सही था, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है बेटा, तो वैसे केसेस पे आप खुले में वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जाएंगे। आई होप जो बात कहना चाहे वो क्लियर हो गया। ठीक है, यस सर। हाँ, तो आप उसको एकदम यस बिल्कुल सर। सही है, हम लोग याद किए हैं ताकि हम लोग का सवाल बनाना इजी हो, जो वो मोस्ट कॉमन लिखे हैं। चलो, अरे क्वेश्चन नहीं मेरे में, थर्ड नंबर फैक्टर होगा, थर्ड नंबर फैक्टर, नेचर ऑफ सर लिगेंड। आवाज कट गया।
कट रहा है क्या? कुछ ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं क्या? हाँ, अब हम बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट नेचर ऑफ लिगेंड्स के बारे में। नेचर ऑफ लिगेंड्स में तो खुद सोचो, अगर लिगेंड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो रिपल्शन बढ़ेगा या घटेगा? बस इतना बता दो हमें। बढ़ेगा रिपल्सन। बढ़ जाएगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड सर। अगर इंक्रीज करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ अगर लिगेंड इंक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से डेल्टा इंक्रीज करेगा, क्योंकि रिपल्शन बेटा इंक्रीज कर जाएगा। रिपल्शन इंक्रीज कर जाएगा तो डेल्टा का वैल्यू बढ़ना फिक्स है वैसे केसेस पे। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल्स देखो, ये इंपॉर्टेंट लाइंस है, ये कंक्लूजन अपना है कि नेचर ऑफ लिगेंड। एग्जांपल आपको दिखलाना चाहिए, FeH2O होल 6, FeH2O होल 6 3+, Fe, ये सब क्वेश्चन में डायरेक्टली वही वाला फैक्टर ही लगेगा आपका। पहला दो फैक्टर्स को लगाओगे तो फेल कर जाएगा, पहला दो फैक्टर्स को लगाओगे तो फेल कर जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे डायरेक्टली वही फैक्टर ही एप्लीकेबल है, और सारे में Fe का +3 6 है, यहाँ पे 3 माइनस होगा, 3 माइनस होगा तब 6 में से 3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर NO2 माइनस। हाँ, सब +3 वाले, Fe +3 वाले हैं, सारे 3D सीरीज के हैं, सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल है, तो डेल्टा भी सेम हो गया। तो मेरे भाई फिर लिगेंड का स्ट्रेंथ जिसमें ज्यादा होगा उसका रिपल्शन ज्यादा होगा। मेरे भाई यही क्वेश्चन जेईई मेंस पे आया था, जो कि हम बोले थे कि आप लिगेंड्स का स्ट्रेंथ को याद कर ले, लिगेंड्स का स्ट्रेंथ को याद कर ले बेटा। तो मेरे भाई प्यारे अमन इंजीनियर नहीं, प्यारे अमन इंजीनियर नहीं वाला केस देखो, मत सुनो कोई। तो मेरे भाई ये NO2 माइनस ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, यही चीज का इंपॉर्टेंस था, यानी कि जेईई मेंस ये सवाल पूछ लिया है लिगेंड के स्ट्रेंथ के बेसिस पर, दोनों में नाइट्रोजन डोनर है। हाँ, तुम ऐसा बोल सकते थे ये निगेटिवली चार्ज है, लेकिन फिर हम बताए थे मेरे भाई निगेटिवली चार्ज Cn- भी था और CO भी था, लेकिन CO आगे हो गया था, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो दैट्स वाई आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, लिगेंड्स का स्ट्रेंथ महा इंपॉर्टेंट, जेईई में पूछ चुका है, और अब इसका मतलब इशारा यही है कि आगे भी पूछ सकता है, और यही कोई जरूरी थोड़ी कि अमोनिया NO2 पूछे, कोई दूसरा पूछ सकता है। हाँ, यहाँ पे लिख लो, ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन ये लिगेंड का स्ट्रेंथ पे अगर देखा जाए तो आपको दिखाई देगा कि NO2 माइनस ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। हाँ, अगला नंबर मेरे भाई, फोर्थ नंबर फैक्टर अगर बात करेंगे, ये फोर्थ नंबर फैक्टर है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट भी बोल सकते हो ऑफ सेंट्रल मेटल। तुमको इससे क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल का चेंज करने से क्या हो जाए? तो मेरे भाई अगर ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हारा बढ़ा दिए, यानी इलेक्ट्रॉन डी के इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, और डी के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो डी में तुम इलेक्ट्रॉन रखोगे ही नहीं, तो लिगेंड्स आएगा तो रिपेल करेगा ही नहीं। यानी अब क्या हम बात बोलना चाहते हैं मेरे भाई, कि डी ऑर्बिटल्स जो ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ा दिए, जैसे Fe का बेटा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर दिए, लेट से Fe का पहले ऑक्सीडेशन नंबर था 3d6, हम बाद में कर दिए 3d5, 3d5 कर, हाँ Fe का 3d5 कर दिए, चाहे 3d6 था, दोनों केसेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। मेरे भाई ध्यान से सोचो, अगर तुमको दिखाई दे, पहले एक एग्जांपल तुम्हारे सामने पुट कर देते हैं, जैसे Fe जो तुमको एग्जांपल दे रहे हैं वही एग्जांपल्स हम तुम्हारे सामने पुट करना चाहिए। FeCN6 4- और FeCN6 3-, यहाँ पर तुम ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +2 आएगा, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +3 आएगा। तो यहाँ पर तो दोनों में तो तुम कहोगे सर यहाँ पे तो ठीक है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, दोनों ऑक्टाहेड्रल है, मेरे भाई यहाँ पर Fe+2 में है, यहाँ पर Fe+3 में, ठीक है।
अब तुम लॉजिकली क्या सोच रहे हो कि सर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो डी में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने लग गई। तो मेरे भाई ये अभी भी तुम्हारा थोड़ी ना 3d6 है, ये 3d5 है। ऐसा थोड़ी कि डी का इलेक्ट्रॉन खत्म तुम कर दिए हो। यहाँ पे गेम अलग है मेरे भाई। Fe2+ है और Fe3+ है। लिगेंड हम पूछेंगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसको सप्लाई करना चाहेगा, ज्यादा टेंडेंसी किसको होगा। तुम कहोगे सर Fe3+ के पास में ज्यादा टेंडेंसी होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया खींचने के लिए। तो जब ज्यादा Yes, sir. इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया है तो ज्यादा लिगेंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो डी ऑर्बिटल्स में उतना ही ज्यादा रिपल्सिव फोर्स भी लगने लगेगा, ज्यादा खींचना शुरू करेगा वो, लिगेंड्स ज्यादा करीब आएंगे, वहां पर स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगा। तो ये इस तरीके से सोचना पड़ेगा। अगर आपका डायरेक्शन ऑफ वे गड़बड़ हुआ तो आप गलत कर सकते हो यहाँ। तो मेरे भाई जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसी में स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, क्या है कि मेटल में हाइब्रिडाइजेशन दोनों का सेम आएगा। तो लिगेंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाता है तो लिगेंड को ज्यादा खींचेगा, तो फिर जो पहले के जो डी इलेक्ट्रॉन्स है वो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा एक्ट करने लग जाएगा। तो ये फैक्टर्स है मेरे भाई। ये 4 फैक्टर्स को आप एकदम नोट करके ध्यान पे रखिएगा। पहला कौन सा था, कौन सा सीरीज का है, दूसरा कौन सा मेटल का है, और तीसरा नंबर मेरे भाई नेचर ऑफ लिगेंड है, और चौथा नंबर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। Yes, एक sir. इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, हम उसको रिसीव कर लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब है कि जैसे कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स कम स्टेबल होगा, उस बेसिस पर अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करने जा रहे हैं। सिंपल सा बात है मेरे भाई। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी। कौन कौन सा फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट कर रहा है स्टेबिलिटी को। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी, तो यहां पर अगर बात करें, पहला नंबर स्टेबिलिटी कांस्टेंट और फॉर्मेशन कांस्टेंट। स्टेबिलिटी कांस्टेंट और फॉर्मेशन कांस्टेंट। तुमको ये क्या है मेरे भाई, तुमको के इक्विलिब्रियम याद है, यस या नो? के इक्विलिब्रियम, Yes, sir. ठीक है। तुमको ना बुड़बक बनाने के लिए ये सब नाम लिख दिए है, फॉर्मेशन कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, वही है। अब तुम समझ गया होगा, अच्छा ये है सर, यस। और बेटा ये प्रैक्टिकल वैल्यू होगा, क्या है कि किसी का भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स होता है। जैसे वाटर का KW 10⁻⁻14, Yes, sir. तो मेरे भाई तो फिक्स होगा, ये गिवन रहेगा तभी तुम कर सकते हो, अदरवाइज ये फैक्टर को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेटल है जैसे N+, और लीगेंड है कुछ n नंबर ऑफ लीगेंड्स लिए हैं, X- है उसका चार्ज। चार्ज हो भी सकता है, नॉन चार्ज न्यूट्रल भी हो सकता है। और लेट से कुछ कॉम्प्लेक्स बना लिया Y- या Y+, कुछ भी ले लो, हमें कोई मतलब नहीं है अभी चार्जेस से, हो सकता है न्यूट्रल हो। तो यहाँ पर ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोल रहे, दरअसल ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। mln का पावर Y- डिवाइडेड बाई mn+, और मेरे भाई Lx- का पावर n। जिस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते था बिल्कुल वही चीज है। अब खुद बताओ, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा तो कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा, बस इतना ही तुमको बोलना है। बढ़ेगा। बढ़ेगा ना। कोई भी बच्चा जवाब दे दे कि सर Ks का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीज कर जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा, यहीं पर क्या चीज है ना, एक और वर्ड यूज करा लिया जाता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। यानी कि इधर वाले को स्टेबिलिटी कांस्टेंट Yes, या sir. फॉर्मेशन Alpha. कांस्टेंट कहते हैं, और डिसोसिएट करने का मतलब ऑपोजिट होता है। तो कहीं पर Yes, अगर sir. डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखा हुआ आ जाए, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। ये ध्यान पे रखना, इसकी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। डिसोसिएट कराना, तोड़ देना कॉम्प्लेक्स को, तो अगर उसका वैल्यू बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगी।
तो ये दो फैक्टर है जो कि ध्यान रखिएगा। सेकेंड नंबर फैक्टर जिसपे हम लोग देखेंगे, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, इससे अच्छा कोई वैल्यू हो भी नहीं सकता, एक्सपेरिमेंटली हम बताएंगे। हाँ, बट ये दिया रहेगा तभी काम कर सकते हैं, अदरवाइज कभी नहीं काम कर पाएंगे। मेरे भाई कहीं पर चिलेशन आ जाना, कहीं पर रिंग फॉर्मेशन हो जाना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या किसी भी टाइप का अट्रैक्शन डेवलप हो जाना जिससे चिलेट बन जाता है, तो उससे स्टेबिलिटी बढ़ता है क्योंकि एक्स्ट्रा अट्रैक्शन आ जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ chilate ring, presence of chilate ring increases stability, presence of chilate ring increases stability। अगर chilate ring रहता है तो स्टेबिलिटी जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो मेरे भाई ये चिलेट रिंग जो है बेटा, ये आपका स्टेबिलिटी को बढ़ा दे, मोर स्टेबल कर दे। अट्रैक्शन है, इसका मतलब क्या है, अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन का मतलब होता है ज्यादा स्टेबल कर देना। अच्छा, कुछ बुक्स में इसी को ना मैक्रो साइक्लिक इफेक्ट के नाम से बड़े बड़े बुक्स पे लिखे जाते हैं मेरे। और मैक्रो साइक्लिक का मतलब बड़ा साइकिल, रिंग बनना, साइक्लिक का मतलब होता है रिंग बनना। जैसे तुमको एग्जांपल्स दिखाते हैं, एग्जांपल्स दिखाने का कोशिश करते हैं ताकि तुम फील कर पाओ चीजों। जैसे अगर हम बोलेंगे तुम खुद जवाब देना, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन की तरह तुम ट्रीट करो, भले एग्जांपल्स हम लिख दिए हैं बट तुम इसको क्वेश्चन की तरह तुम खुद बना लो। फिर हम पूछेंगे क्या आंसर आया पहले वाले का, फिर दूसरे वाले का हम पूछेंगे। आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। FPEDTA माइनस, आराम से बनाना है। दो क्वेश्चंस दिए हैं आपको, ये दो क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। कौन ज्यादा स्टेबल होगा सर? कौन ज्यादा होगा पहले वाले में? सब पहले वाले में सर सबसे ज्यादा तो वो होगा COEN। यस, यहाँ पे क्या होगा, रिंग बनेगा, है ना, यहाँ पे रिंग बनेगा। Yes. क्यों बनेगा, तो ये बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट भी रिंग बनाता है। डेंटिसिटी -1 कितना बनेगा, तो अगर एक होगा तो, बल्कि यहाँ पे 3 है तो 3 बाइडेंटेट लिगेंड है तो 3 तो रिंग बन जाएगा। हाँ, यहाँ पे अमोनिया एक भी नहीं बनाएगा। इसमें सेकंड वाले में EDT है। हाँ यस, ये वाला कितना हेक्साडेंटेट है, यहाँ पे 5 रिंग बनेगा और यहाँ पे टोटल 3 रिंग बनेगा, 3 रिंग बनेगा। तो जिसपे ज्यादा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ज्यादा स्टेबिलिटी, अट्रैक्शन ज्यादा डेवलप होगा। तो यहाँ पर ये सेकंड नंबर फैक्टर था। पहला तो बोल सकते हो प्रैक्टिकल वैल्यू होगा, और दूसरा वाला चिलेट रिंग, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, चिलेट रिंग हाँ बन जाना। यानी रिंग तुमको ऑप्शन देख के ही पता चल जाएगा, अच्छा यहाँ पे चिलेट रिंग बन रहा है एक तो में नहीं बन रहा है। मेरे भाई कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, क्या लगता है तुम्हें, यस या नो? यस सर। और बॉन्ड ज्यादा बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इंक्रीज करेगा। यस। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब है कि बॉन्ड ज्यादा फॉर्म हो रहा है, और बॉन्ड बनना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर ये हो, एनआई जितना ज्यादा बॉन्ड बनेगा, सारा के सारा लिगेंड जो आते हैं वो सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, NH3 2+। मेरे भाई यहाँ पर अगर तुम देखोगे दोनों निकल 2+ है, बट यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ज्यादा हो जाएगा। एकदम आसान है मेरे भाई। पहला फैक्टर है जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज गिवन रहेगा, दूसरा नंबर फैक्टर है जिसमें ज्यादा रिंग बनेगा, तीसरा नंबर फैक्टर है ज्यादा बॉन्ड्स बनेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, चौथा है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। अगर लिगेंड का मजबूती बढ़ेगा यानी बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, क्लियर कट बात है। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इसका मतलब तुमको यही समझ में आना चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड का मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट एग्जांपल देख लो इससे भी रिलेटेड, जैसे Fp का H2O6 3+ और FpCN6, यहाँ पे लिगेंड जो है
ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यस सर। मेरे भाई एक और फैक्टर होता है जो आपको देखने को मिल सकता है। एक और फैक्टर आप ध्यान रखना, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट बात हम कुछ बोले। 5th नंबर, पोलराइजिंग पावर। तुम कहोगे अच्छा ये तो फजास रूल की तरफ जा रहे हो। यस, पोलराइजिंग पावर या फिर इसी को कह सकते हो साइज ऑफ सेंट्रल मेटल। अब मतलब दोनों का मतलब सेम है। अगर कटायन के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसका पोलराइजिंग पावर बढ़ जाता है, उसका पोलराइजिंग पावर बढ़ जाता है, उसका पोलराइजिंग पावर बढ़ जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, उसका पोलराइजिंग पावर बढ़ जाता है। तो पोलराइजिंग पावर या साइज ऑफ सेंट्रल मेटल अगर बात करें तो माय डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रल मेटल इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, या तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा या जीरो होगा। जीरो होगा, न्यूट्रल होगा, ज्यादा से ज्यादा निगेटिव तो होगा ही नहीं। हाँ, तुम कहोगे एक तो एग्जांपल आप वेनेडियम वाला दिए थे जहां पे तो निगेटिव दिखा है। हम वहां पे एक लाइन और बोले थे कि वो हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिए है तुम्हारे साथ। तो पॉजिटिव, अब जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा मेरे भाई, तो साइज क्या होगा, डिक्रीज, और एक्सेप्टिंग टेंडेंसी एक्सेप्टर की तरह ज्यादा काम करेगा। तो मेरे भाई ज्यादा एक्सेप्टर की तरह काम करेगा, इसका मतलब बॉन्ड ज्यादा मजबूत बनाना चाहेगा। इसका मतलब पोलराइजिंग पावर, इसका मतलब अगर पोलराइजिंग पावर तुम बढ़ा दोगे तो इसका मतलब है स्टेबिलिटी तुम बढ़ा रहे, स्टेबिलिटी बढ़ा। लेकिन सिंस अब जैसे ग्रुप 1 का मेटल रहता तब तो आसान था, तब तो आसानी से तुम बता देते। ये तो समझ में आ रहा है। वैसे ये भी मतलब है कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो क्लियरली है कि पॉजिटिव बढ़ेगा तो उसका पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा। चार्ज यानी ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल का, जो अभी हम लोग और देखे थे डेल्टा को जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहा था वो सेम फैक्टर है FeCN6 4-। तो यहाँ पे +3 चार्ज है, यहाँ पे +2 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि +3 का ज्यादा पोलराइजिंग पावर हो। हाँ, लेकिन हम तुमको ना कुछ और ऑर्डर लिखवा देना चाहते हैं। हो सकता है बाई चांस इन फ्यूचर जरूरत पड़ जाए, हो सकता है अभी तक जेई में नहीं आया है, बट हो सकता है थोड़ी है कि हमेशा नहीं आएगा। तो कुछ हम ऑर्डर लिखवा देते हैं सेंट्रल मेटल्स का, जिसका आपको मिल सकता है एग्जाम में। मान लो चार्जेस सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी पहला चारों रूल फेल कर गया। अब तुमको दिखाई दे रहा है कि एक में मैंगनीज है एक में आयरन, तो मेरे पे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। मैंगनीज, हमको सिर्फ एक लाइन तुम बता दो, एक लाइन तुमसे पूछे लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो रेडियस घटता है या बढ़ता है, बस इतना ही बता। घटता है। घटता है, तो मेरे भाई यहाँ पे भी घटा दो, सब में घटा दो, घटा दो मेरे भाई, घटा दो। टेंशन खत्म हो गया। तुम कह रहे मजाक है, बस यहाँ पे पलट दो। यहाँ पे कॉपर और जिंक वाले में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है, जब डी पूरा फिल हो जाता है मेरे में, तो अब बोला जाता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज, ये सब अलग अलग फैक्टर्स रीजन आता है जो कि हम डी ब्लॉक चैप्टर में समझाएंगे। वैसे ये सब बहुत ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जानना, बस आपको ध्यान रखना ये मेटल्स रहेंगे, घटता है, जिंक का बढ़ जाता है, जिंक का बढ़ जाता है। अल्कली मेटल्स में, अल्कलीन अर्थ मेटल्स में तो पता होगा। यस सर। अगर हम तुमको बोले अल्कली मेटल्स में, ये सब पता ही होगा मेरे भाई, लिथियम प्लस, Na+, तो किसका रेडियस सबसे ज्यादा होगा, मेरे भाई बच्चा बच्चा बता देगा। तो ये ऑर्डर आ जाएगा। गलती लिख दिया क्या, रेडियस मेरे भाई उल्टा ना होगा मेरे भाई। यस सर। तो स्टेबिलिटी लिख दो इसको, नहीं गड़बड़ हो जाए, उल्टा एरो तुम सही मान लेना अपने कॉपी में, डाउन द ग्रुप तो मान बढ़ेगा, लिया। उल्टा लगा लेगा। इसी तरीके से अल्कलीन अर्थ मेटल्स का हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ यस पर सर। एक और हम लिखवा दे रहे हैं, वैसे आएगा नहीं एग्जाम, बट लिख लो, क्या पता थोड़ा सा माइंड पे रह जाए, बाई चांस IIT दे दे, देगा तो एडवांस दे सकता है, मेंस का औकात नहीं होता। लैंथेनम, सीरियम, लेंथेनॉइड्स। हाँ हाँ हाँ, वैसे देगा नहीं ये वाला, बट फिर भी दे दे अगर, तो तुमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये बढ़ता है, सॉरी ये भी घटता है, ये भी घटेगा।
ठीक है, तो टेंशन नहीं है मेरे, तुम वो घटा देना है सीधा, ठीक है, तुमको केवल घटा देना है। Yes. तो ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियस ये होता है, घटा नहीं है तुमको कहीं भी नहीं, बस एक जिंक वाले में ध्यान रख लेना, ठीक है। हाँ, अब तुमको जिंक वाला कहाँ पे आएगा, बस कॉपर और जिंक में एक्सचेंज हुआ है, ये भी ध्यान रखना, ये कॉपर और जिंक में पलटी खाया है बस, और कहीं नहीं। मेरे भाई यहाँ पर से एक क्वेश्चन हम देना चाहते हैं, तुम हमको, ये हो सकता है कि पांचों फैक्टर में कोई भी फैक्टर लग सकता है, आप सिक्वेंशियली देखेंगे, ये सारे को अच्छे से रिवाइज करिए घर में। मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स पता लगाना, 4 ऑप्शंस है जिसमें से आपको मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स के बारे में पता लगा। Fe H2O whole 6 3+, ऑप्शन नंबर बी FeCN6 3-, ऑप्शन नंबर सी FeNH3 whole 6 3+, ऑप्शन नंबर डी FeC2। आप आराम से लगाएंगे फैक्टर्स को, जल्दीबाजी में गलती जवाब नहीं देंगे। हमको बताएं मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स इसमें से कौन सा है। बता सकते हो? डी ऑप्शन सर, डी ऑप्शन। यस, यहाँ पे चिलेट वाला रीजन हो जाए, समझ गए। अगर आप लगाए होंगे सब में तो Fp का तो +3 सब में है, सारे 3D सीरीज यस के सर। हैं, ठीक है। तो आप सबसे यस पहले सर। केस तो दिया हुआ नहीं है, सेकेंड नंबर में चिलेट आता है, तो चिलेट वाला ही फैक्टर काम कर गया चिलेट वाला आता है ना। है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड होता है, ठीक है, और पोलराइजिंग पावर, वो अगर जरूरत पड़ेगा तो चेक करिएगा। अगला टॉपिक है मेरे भाई, कलर ऑफ, कलर इन कंपाउंड्स, कलर इन कंपाउंड्स, कलर इन कंपाउंड्स। तो कलर कैसे देखा जाता है किसी भी कंपाउंड पे, कैसे कलर हम पता लगाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है ये सब बहुत फिजिक्स में आप पढ़ते हो, व्हाइट कलर जो होता है जिसको हम लोग विजिबल, जैसे अभी मान लो तुम जहां पे हो ना, जिस रूम में तुम पढ़ो जहां पे लाइट आ रहा है ना, सब व्हाइट कलर तुमको दिख रहा हो, या तुम जो बल्ब को देख रहे होगे वो भी व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा हो। तो जो विजिबल लाइट होता है इसी को हम लोग ऑर्डिनरी लाइट भी कहते हैं, जो घर में हम लोग यूज करते हैं मेरे में लाइटनिंग पर्पस के लिए। तो पता है ये दरअसल 7 कलर का मिक्सचर होता है, प्योर ये मिक्सचर होता है बेटा 7 कलर का। और हम सच सच बताएंगे मेरे भाई, वॉयलेट का एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, यानी कि एनर्जी के टर्म में फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा तो एनर्जी भी सबसे ज्यादा, और लैम्डा रेड का सबसे ज्यादा, लैम्डा जो होगा रेड का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर है जो कि आपको पहले से ये सारी बातें मान। अब मेरे भाई कोई भी ऑब्जेक्ट, ये सब हम थोड़ा सा बचपन वाला बात करने जा रहे हैं मेरे, क्या होता है ना, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इस पे क्या होता है, लाइट आती है, लाइट आया, और आपको भी पता है कि यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट, और तुम्हारी आंखें इसको देख पाती, इसको देख पाती, ये जो इंसिडेंट हुआ, और तुम ना रिफ्लेक्टेड वाले को देख पाते। तुमको पता है, सच सच बताएंगे मेरे भाई, तुम लोग जो, हम लोग जो देखते हैं ना कलर, वो तुम सोचोगे कि ऑब्जेक्ट का कलर ब्लू दिखाई दे रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट पता है क्या हुआ होगा, ब्लू कलर नहीं होगा दरअसल, मतलब है तो ब्लू कलर ही, हम लोगों को ब्लू दिखलाई दे रहा तो ब्लू ही बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात। लेकिन अगर हम पूछेंगे नहीं कौन सा कलर को एब्जॉर्ब किया होगा ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंटरी कलर एब्जॉर्ब होता है, तो ये कैसे पता चले। हाँ मेरे, कैसे होता है ना उसका फिनोमेना हम थोड़ा सा बताना चाहिए यहाँ पर, कि कलर ये सब कैसे आता है। तो मेरे भाई अब ना, ये सब कलर आने का भी रीजन है ना, कि जो सब्सटेंस हम लोग घर में देखते हैं ना, वो सारा के सारा
में कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन होता है। हम इम्परफेक्शन इन सॉलिड पढ़ाए थे, तुम लोग सॉलिड में डिफेक्ट आ जाते हैं बहुत टाइप का, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, इम्प्यूरिटी सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट। तो पता है सब सॉलिड्स में कुछ ना कुछ डिफेक्ट रहता ही है, कुछ ना कुछ। तो मेरे भाई आया इंसिडेंट, वो डिफेक्ट को अपना पूरा करने के लिए, वो अनस्टेबल है, डिफेक्ट है तो मतलब लेस स्टेबल है, तो वो लेस स्टेबल होने की वजह से वो चाहता है कि थोड़ा सा उस एनर्जी को लेकर के हम स्टेबल हो जाए। मतलब जो अनस्टेबिलिटी है, तो जैसे तुम्हारे पास अनस्टेबिलिटी, तो तुम चाह रहे हो ना कि हम स्टेबल हो जाए, तो वो भी चाह रहा है। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए उसको कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो वो एनर्जी लेता है ना, तो एनर्जी लिया तो कोई कोई कलर के फॉर्म में लेता है। ये एक फिनोमेना है, कलर आने का सिर्फ यही एक फिनोमेना नहीं है, और भी बहुत सारा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं। हम लोग को यहाँ पे जो जानना है वो वाला फैक्टर के बारे में बात कर आया, और वो एनर्जी को ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब जब एब्जॉर्ब किया ना मेरे भाई, तो जब आप पढ़े होंगे कि मेरे भाई कि लाइट बॉडीज होते हैं अलग अलग टाइप का, एक ब्लैक बॉडी होता है, ब्लैक बॉडी क्या करता है ना मेरे भाई, सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ब्लैक बॉडी सबको एब्जॉर्ब कर लिया ना मेरे भाई, तो काला काला दिखता है, ब्लैक दिखाई देता है, सब एब्जॉर्ब हो। और जो बॉडी सारे को रिफ्लेक्ट कर देता है ना, सातों कलर को, वो व्हाइट दिखाई देगा। समझ गया क्या कॉन्सेप्ट है। अब जो बॉडी कुछ को एब्जॉर्ब किया तो कुछ को एमिट करेगा ना, तो मेरे भाई जो एमिट किया वो वाला कलर हमको दिखाई देगा। क्या बोले, फिर से एक बार बोल रहे क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर मेरे भाई। अच्छा यहाँ पर फिर से हम बोल रहे हैं, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट होगा, लेट से लेट से लेट से रेड कलर इज एब्सॉर्ब, रेड कलर इज एब्सॉर्ब। तो मेरे भाई तुम इसको रेड कलर नहीं देख पाओगे, तो मेरे भाई कॉम्प्लीमेंटरी कॉम्प्लीमेंटरी कलर ऑफ रेड विल बी सीन। तुम इसका ना कॉम्प्लीमेंट्री कलर देख पाओगे, तुम रेड नहीं देख सकते हो उसका कलर। यानी अगर तुमको ऑब्जेक्ट का कलर कौन सा एब्जॉर्ब किया है ना, उसका उल्टा बताना है। तो मान लो कॉम्प्लीमेंट्री कलर कैसे देखते हैं, दिखलाते हैं, मतलब ऐसा है। जैसे इसको देखो बनाने का तरीका भी गड़बड़ हो गया मेरे, देखो ये ट्रिक है एक तरह, लेकिन पता है ये ट्रिक फॉलो होने लग गया, मतलब आजकल बुक्स में भी छप जाता है मेरे, ये सब ट्रिक्स ही रियल हो गया है। पहले ना लोग इसको ट्रिक बताते थे, की पॉइंट बोलते थे, अब यही ट्रिक ही मतलब कॉन्सेप्ट बन गया। कैसे ना, ये सब 6 पार्ट में डिवाइड करते, देखो डिवाइड, हाँ ऐसे में भी करके दे सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो 6 पार्ट में डिवाइड देना एक सर्कल, तो ये वायलेट इंडिगो को साथ में ही रख देते, या तुम इंडिगो को भूल ही जाओ, वायलेट ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज, ये ट्रिक है बेटा। तो लोगों ने बोला कि हम 7 में अगर डिवाइड देना चाहेंगे तो 8 हो जाएगा, तो बोला वायलेट इंडिगो को साथ में रख, तो ऐसा हो। तो देखो ये कॉम्प्लीमेंटरी कलर किसको कहते हैं ना, ये जो वायलेट का येलो दिखाई दे, रेड का ग्रीन दिखाई दे। मतलब अगर ये रेड एब्जॉर्ब किया है ना, तो हमें ग्रीन दिखलाई। तो मान लो किसी चीज का कलर हमको ग्रीन दिखाई दे रहा है ना, तो हम लोग समझ जाएंगे अच्छा बेटा ये रेड वाला को एब्जॉर्ब कर लिया हो। समझ गए क्या है। तो मतलब वैसे तो तुम बोलोगे सर, आप तो अभी बोले कि इंसिडेंट आया व्हाइट लाइट और रेड को एब्जॉर्ब किया, तो हमको तो बाकी 6 कलर दिखना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली exactly, बाकी 6 का, तो वो बाकी 6 का एक मिक्सचर बन के दिखाई देता है, जो कि ज्यादा ग्रीनिश होगा, ज्यादा किसी की तरफ होता है। जैसे किसी के कलर ना, जैसे इसका कलर हम लोग बोल सकते हैं ग्रीन, तुम इसका जो ग्रिप दिख रहे हो ग्रीन बोल सकते, लेकिन कोई बंदा आएगा ना, इसको बोलेगा एप्पल ग्रीन है, मजाक है मेरे भाई आप। ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड, तो मेरे पास वही चीज है, जो बाकी मिक्सचर की कलर की वजह से भी जो कलर्स आ रहा है ना, वो मिक्स करके बता रहे हैं, लेकिन मेनली कलर तो इसका ग्रीन बोलेंगे मेरे भाई, तो ये ग्रीन वैसे कहलाता है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री कलर मेन कलर इसका हो गया। अब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन तो होगा ही, एग्जैक्ट तो वैसा नहीं होगा, इसीलिए कभी कभी कोई कंपाउंड का नेमिंग में रेड ब्राउन लिख देते हैं। का है NO2 का कलर, Br2 का कलर रेड ब्राउन, यही रीजन है कि उसमें हल्का उस टाइप का दिखाई देता है। समझ गए होंगे आप बात क्या कहना चाहते हैं।
तो मेरे भाई एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ देते हैं। हाँ, इसको ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे। कॉम्प्लीमेंटरी कलर साइकिल, कॉम्प्लीमेंटरी तो कलर साइकिल बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए हैं मेरे, ये साइकिल मत भूल जाना। हमको सिर्फ एक बात बता देना मेरे भाई, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O जो होता है ना, ये ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो मेरे भाई ये ब्लू कलर ऑब्जर्व होता है, तो कौन सा कलर को एब्जॉर्ब किया हो, बता सकते हो क्या? यहाँ पर अगर हम ऑरेंज पूछ, को। यस, एब्जॉर्ब्ड कलर जो होगा वो ऑरेंज होगा, एब्जॉर्ब जो कलर होगा ये ऑरेंज होगा। समझ गए ना? तो ये इस साइकिल को देख करके हम लोग बता देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही, आपको ये सारी बात अच्छे तरीके से माइंड पे जा रहा मेरे भाई। आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे। अब है कि ये सारी बातें तो आपको समझ में आ गई कि क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, किस तरीके से कलर आता है। तो ये एक सब एक रीजन है कलर आने का। और भी रीजन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है मेरे भाई, आपको ही पता है। जो फ्लेम टेस्ट हम लोग पढ़े थे उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, उसकी वजह से कलर आता है। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसमें डिफेक्ट्स की वजह से कलर आ जाते हैं। और भी हम रीजन देने जा रहे हैं कि कॉज, कॉज उसी को बात करने जा रहे हैं, कौन कौन सा कॉज है कलर आने का। कॉज ऑफ कलर इन कंपाउंड, कॉज ऑफ, ये मेरे भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटिव। अच्छा हाँ, अपना मन से किसी का डायरेक्टली कलर नहीं बता सकते, हाँ कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये वाला ज्यादा एनर्जी वाला कर रहा है शो, तो लिगेंड्स ये सब के बेसिस पर हम लोग बता सकते हैं। लेकिन तुम कहोगे ना कि कलर ही बता दे, एकदम एग्जैक्ट कलर देखे ये कंपाउंड ऐसे और बोले सब कलर ब्लू होगा, नहीं बता सकते। देख करके अपने को कैसे पता चलेगा मेरे, जब तक नोन नहीं रहे या कुछ हिंट ना रहे तो तब तक कुछ नहीं बोल सकते। इसका एक पहला रीजन है डीडी ट्रांजिशन, पहला रीजन है माय डियर स्टूडेंट, डीडी ट्रांजिशन। इसका एक रीजन है डीडी ट्रांजिशन। डीडी मतलब ये डी से डी सब शेल में जाएगा, वही मतलब नहीं समझ में आ रहा तो पहले लिखने दो हमें, फिर मतलब समझ में आएगा। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, टू हायर एनर्जी लेवल। और यहाँ पे और अच्छा लिखना चाहते हो तो एनर्जी डी ऑर्बिटल लिखो। वो डी ऑर्बिटल में एनर्जी डिफरेंस कैसे आ रहा है, रुको, तुम ऑलरेडी जानते हो ये चीज मेरे भाई। फॉर एग्जाम्पल ऑक्टाहेड्रल में बात कर, अब तुमको समझ में आ गया वो क्या कॉन्सेप्ट। तो मेरे भाई ऑक्टाहेड्रल में ईजी होता है और T2G होता है। अब समझ गया होगा तो क्या होगा मेरे भाई, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके एक्साइट करके ऊपर चला जाए, और मेरे भाई जब एक्साइट करके ऊपर गया तो ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, तो ये भी डी था, ये भी डी है, तो डी से डी में गया है। इसी तरीके से ना एफ, हम लोग को लैंथेनाइड्स के कोई कंपाउंड्स के बारे में जानना नहीं है, तो एफ से एफ में जाता है तो एफ एफ ट्रांजिशन कहते हैं। तो डी एक्साइटेशन के दौरान, डी एक्साइटेशन के दौरान ये कलर को एमिट करे, समझ गए? तो ये कलर को यस एमिट सर। करेगा। तो बताओ, तो जो एब्जॉर्ब किया होगा, मान लो कि जो एब्जॉर्ब हुआ होगा उसी वाला कलर को दिखलाएगा या उसका कॉम्प्लीमेंट्री वाला दिखलाई देगा? कॉम्प्लीमेंट्री। ऑब्वियसली बात है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ एब्जॉर्ब्ड कलर, एब्जॉर्ब्ड कलर विल बी द कलर ऑफ द, कलर दिखाई देगा, कलर ऑफ द, यानी जो कॉम्प्लीमेंट्री ऊपर होगा की जो एब्जॉर्ब करेगा वही दिखाई देगा, वही दिखलाई देगा। समझ गए मेरे भाई? अब जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हाई एनर्जी वाला एब्जॉर्ब करेगा। और ये सब जो एब्जॉर्प्शन करता है ना, सब रेडिएशन के फॉर्म में ही करता है। इसीलिए लैम्डा जो होता है ना, hc/लैम्डा, अभी कुछ देर पहले हम लैम्डा के टर्म में बोल रहे थे तुमको 1/लैम्डा, इसलिए यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स वेवलेंथ है, यस सर। तो यही वाला था, यस सर। यही बात कर रहे थे उतना देर से पहले से। तो मेरे भाई ये लाइन समझ में आ गया। तो अगर हम तुमको बोलेंगे मेरे भाई कि एक कॉम्प्लेक्स दे दिए, एक कॉम्प्लेक्स दे दिए तुम्हें, बड़ा सिंपल है, कोई बड़ा चीज नहीं,
ऑर्डर ऑफ डेल्टा। अगर हम तुमको बोल दिए कि मेरे भाई इसमें सबसे ज्यादा डेल्टा जिसका होगा उसका जिसका एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, सबसे कम होगा। तो तुमको अगर यहाँ पर से दे दे तो एनर्जी गैप तो तुम निकालने पढ़ चुके हो, तुमको कहाँ पढ़ा है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है मेरे भाई, एनर्जी डिफरेंस, 3D सीरीज 4D सीरीज याद करो। फिर स्क्वायर प्लेनर ये सब पढ़ाए थे मेरे भाई, स्क्वायर प्लेनर ये सब पढ़ाए थे। उसके बाद फिर कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ाए थे, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड बताए थे। तो वो सब फैक्टर लगाना है। तो ये तो है बेटा, ऑर्डर ऑफ डेल्टा का ऑर्डर बताओ हमें। तो जिसका लिगेंड का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा उसका ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। तो अगर हम बोल देंगे बेटा ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ बताओ, तो जिसका डेल्टा सबसे ज्यादा होगा उसका उल्टा, उसका उल्टा कर दीजिएगा। समझ गए? यानी ए, बी और सी। यस सर। तो वेवलेंथ मालूम है, 3-4 कलर दे दिए, मान लो एक तो रेड दे दिए, एक तो ब्लू दे दिए, ग्रीन दे दिए, तो तुम कंपैरिजन नहीं कर सकते इसका रेड होगा, इसका ब्लू Yes, होगा, sir. इसका ग्रीन होगा। कैसे सवाल आएगा, बात समझ में आना चाहिए। क्लियर हो रहा है धीरे धीरे चीजें? अब यस सर। सुनना मेरे भाई, ये डीडी ट्रांजिशन एक है रीजन जिससे कलर आ जा रहा है, जिससे कलर आ जा रहा है मेरे। अब सुनना मेरी बात मेरे भाई, डी ये नीचे वाले से ऊपर वाला जाने के लिए मेरे भाई कब तक जाएगा, क्या D10 हो जाएगा? D10 हो जाएगा तो जा पाएगा क्या ऊपर? तो जवाब है कहां से जाएगा सर, सब भर दीजिएगा तो कहां से जाएगा? तो अगर एक भी खाली हो गया इलेक्ट्रॉन का जगह तो नीचे वाला ऊपर जा सकता है। यस यानी सर। और मिनिमम 1 होना चाहिए, मैक्सिमम 9 होगा, तब तक डीडी ट्रांजिशन होगा। तो मेरे भाई यस सर। ये भी लाइन समझ में आ गया, कंक्लूजन क्या समझ में आया कि D1 से D9 तक में होगा। तो अगर यहीं पर हम लिखे रिक्वायर्ड कंडीशन, क्या शर्त सर हाँ, सर हम्म, वो डी एक्साइट करेगा तभी ना बस कलर छोड़ेगा। हाँ डी एक्साइट, तो एक्साइट उसके लिए तो एक्साइटेशन होना चाहिए ना। हाँ, अगर नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता ऊपरे से नीचे इलेक्ट्रॉन आ जाए तो। अब नीचे वाला शेल भरा हुआ रहेगा, जगह रहेगा तब ना नीचे से ऊपर से नीचे हाँ, आएगा। नीचे में खाली रहेगा, ऊपर में सर हाँ भरा तब आ रहेगा जाएगा, तो ऐसा तब आ होगा जाएगा, ना। ऑब्वियस सी बात है तब आ जाएगा। तो नीचे में खाली कब रहेगा? तो पहले तो हमेशा नीचे भर आता है। हाँ यस सर, तो वही समझ बात। गया कि नहीं? हाँ, रिक्वायर्ड कंडीशन टू शो कलर ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। तो डीडी ट्रांजिशन की वजह से कलर शो करने का दो रीजंस है। एक बेटा लिगेंड होना जरूरी है, बिना लिगेंड के थोड़ी हो रहा है ये सब। प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स, यानी आपको लिगेंड्स होना मस्ट है, बिना लिगेंड्स के तुम कहोगे कि हो जाए, ना 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 ना, यहाँ पे वैसा कोई फैक्टर है ही नहीं है। क्या कि T2G और EG बनेगा क्या? सच बोलो, बन पाएगा क्या? लिगेंड आया तभी तो ये स्प्लिटिंग हुआ नो सर। है, स्प्लिटिंग होगा यस सर। तभी ऐसा होगा। दूसरा मेरे भाई, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सेंट्रल मेटल का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल must be D1 to D9, D1 से D9, D1 से D9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा सेंट्रल मेटल का वो D1 से D9 हो, ताकि ये फुलफिल कर सके अपने क्राइटेरिया को। अपने क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए इतना सारा रीजन है माय डियर। ठीक है, आई होप ये बातें समझ में आ गई। हाँ, अभी हम कुछ कलर्स लिखेंगे, उसको याद मत कर लेना। कोई कलर्स लिखेंगे तो याद नहीं करना है, ठीक है? वो केवल हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि ये गिवन रहेगा आपको सवाल में प्रॉपरली। कलर्स TiH2O होल से या टाइटेनियम है, Cl3 दे दिए। इसका कलर जो होता है ना माय डियर स्टूडेंट, ये वायलेट कलर। यहाँ पे टाइटेनियम जो है 3+ पे, टाइटेनियम जो है 3+। तुमसे अगर पूछेंगे यहाँ पे लिगेंड है, यस लिगेंड है। तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? स्कैंडियम टाइटेनियम, तो स्कैंडियम का होता है D1, उसका D2 4h। टाइटेनियम 3+ का D1 है, ये भी हो गया मेरे D1 से D9, इसलिए कलर है इस मेरे भाई। अगर इसको हीट कर देंगे तो इससे पानी निकल सकता है। याद करो प्राइमरी वैलेंसी, वर्नर्स का थ्योरी, तो TiCl3 बनता है।
मेरे भाई ऐसे को हम लोग एनहाइड्रस, ये एनहाइड्रस बन गया और मेरे भाई से लिगेंड डिसअपियर हो गया है तो ये कलरलेस दिखाई दे। अच्छा कभी कभी कलरलेस को व्हाइट भी लिख देते, ठीक है, कलरलेस को व्हाइट भी लिख, तो याद रखना कि एनहाइड्रस बन गया कभी भी, इसका मतलब लिगेंड डिसअपियर हो गए, और बेटा लिगेंड Yes, अगर sir. डिसअपियर हो गया तो वो कलरलेस तो बनना ही है। समझ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसी तरीके से Yes, sir. कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस अगर बोल दे तो इसका कलर क्या होगा बेटा, खुले में कह देना कलरलेस, वाइट, समझ गए, कलरलेस एनहाइड्रस बोल दे। लेकिन आपको हम बता दे मेरे भाई, कॉपर सल्फेट .5H2 आप पढ़ते हो बेटा मेरे भाई, इसी को लिखने का और भी तरीका हो सकता है। कॉपर सल्फेट में 4 कोऑर्डिनेट हम पढ़ाए थे वाटर चैप्टर में, या एस ब्लॉक में पढ़ाए होंगे आपको। यहाँ पर एक जो होता है वाटर, ये हाइड्रेटेड फॉर्म पे होता है, याद है कुछ, 4 कोऑर्डिनेटेड वाटर मॉलिक्यूल होता है और एक हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल होता है, इसे मत भूल जाना। और इसका कलर लाइट ब्लू होता है या ब्लू होता है, ब्लू लिखो, लाइट व्हाइट लिखने से कंफ्यूजन क्रिएट, समझे कुछ। एक तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर रहता है, इस याद रखना, इस बात को इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। यहाँ पे बहुत सारा सवाल पूछा जाता है, यहाँ पे कॉपर 2+ का स्ट्रक्चर भी कभी ना कभी तो बनाए होंगे। 4 ठो पानी मॉलिक्यूल रहता है इस तरीके से, 4 ठो पानी मॉलिक्यूल इस तरीके से रहता है। और मेरे भाई जो SO4 है, SO4 का जो 4 ठो बॉन्ड है O-O-, यहाँ पे एक और वाटर मॉलिक्यूल HOH, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, ये भी लिखवाए थे। तो यहाँ पे कितना टाइप का बॉन्ड है, वैसे यहाँ का सिलेबस नहीं है, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड है मेरे भाई, आयोनिक भी है, SO4 2- और कॉपर 2+ आयोनिक बॉन्ड है मेरे भाई। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है मेरे भाई, कोवेलेंट है ही है सल्फर में, तो यहाँ पर हर टाइप का आपको बॉन्ड दिखाई देगा, कोऑर्डिनेट, आयोनिक, हाइड्रोजन बॉन्ड सब दिखलाई देगा बेटा, सब दिखलाई देगा। किस तरीके से कॉन्सेप्ट चल रहा है, आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी, क्लियर है। Yes, sir. अच्छा मेरे भाई, अगर ये अभी हम बोले कि ये डेल्टा का वैल्यू HC/λ है, तो अगर डेल्टा का वैल्यू चेंज कर जाएगा तो क्या लगता है कलर नहीं चेंज कर जाता होगा, Yes, sir. कर जाता होगा। तो मेरे भाई इस लाइन को हम लिखने जा रहे हैं, एज डेल्टा चेंजेस कलर ऑफ कंपाउंड ऑल्सो चेंजेस, कलर ऑफ कंपाउंड ऑल्सो चेंजेस, कलर जो होता है कंपाउंड का वो भी चेंज कर जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से रखना इस सारी बातों को। जैसे एक एग्जांपल की तरह पे हम दिखाएंगे आपको, आपको कुछ दिन पहले ये पढ़ाए थे। अच्छा ये लिखने का तरीके दोनों सेम है बेटा, ऊपर वाला और नीचे वाला ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा मत समझना कि ये गलत है मेरे भाई, इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते SO4.H। मेरे भाई इसको अगर NH3 एक्सेस से पास करती है तो हम तुमको ना कुछ दिन पहले ये सब रिएक्शंस पढ़ाते थे कि लिगेंड एक्सचेंज हो जाता है, याद करो तो। और हम बोले थे ये सब कहाँ पे आता है, सॉल्ट एनालिसिस का पार्ट है, प्रूशियन ब्लू ये सब लिखवाए थे। तो NH3 होल 4 SO4 बना, SO4 बना मेरे भाई। इसका कलर तुमको पता है लाइट ब्लू होता है और इसका कलर डीप ब्लू होता है, याद करो वहां पर भी लिखे थे डीप ब्लू, कहीं पर चॉकलेट प्रेसिपिटेट लिखे थे, कहीं पर सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स लिखे थे, कहीं पर प्रूशियन ब्लू लिखे थे। तो देखो तो कलर चेंज हुआ कि नहीं, कलर चेंज हुआ कि नहीं। तो मेरे भाई ये सारा कॉन्सेप्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, समझे कुछ। Yes, आई sir. होप आपको जो बातें कही जा रही है वो समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वो क्वेश्चन को आप बनाइएगा थोड़ा जल्दी जल्दी, 5 मिनट और क्लास लेंगे। क्वेश्चन है, if NH3 is added, if NH3 is added to NiH2O whole 6 Cl2, then
which of the following property changes if NH3 यानी कि एक लिगेंड एक्सचेंज हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए है ज्योमेट्री, इसको घर में बनाइएगा आराम से, ये होमवर्क घर के लिए है आपका। ये ऑप्शन हम लोग कल इसको डिस्कशन करेंगे। मैग्नेटिक मूवमेंट, ऑप्शन नंबर सी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ निकल, और ऑप्शन नंबर डी है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। आराम से बनाइएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है मेरे भाई, अच्छा क्वेश्चन दिए हैं, आराम से बनाइएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कुछ थोड़ा सा इस कलर के बारे में और बचा हुआ है। हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया कलर वाला, जो यहाँ पे पढ़ना था कोऑर्डिनेशन वाला। कुछ और भी कलर्स वाली बातें हैं जो कि हम पढ़ाएंगे यहाँ पर, ठीक है। हाँ, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आइसोमरिज्म हम पढ़ाएंगे, आइसोमरिज्म पढ़ाएंगे। छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सा, और खत्म करेंगे, तो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। हाँ, आप आइसोमरिज्म के लिए क्या करिएगा, जो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये सब पढ़े थे हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में, तो Yes, sir. उसको एक बार आप लोग रिवाइज Yes, sir. कर लीजिएगा, उसको रिवाइज करके कल आइएगा क्लास में, ठीक है, ठीक है। ठीक ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।